नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर शिक्षक बंधुओं को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। बताते चले हम यहाँ पर आपके लिए डेली एनसीईआरटी का नोट्स, पीडीएफ और सारे मटेरियल को लेकर के उपस्थित होते रहते हैं। तो हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए आज हम यहाँ देने जा रहे हैं क्लास 8 का राजनीतिक शास्त्र का एक्सरसाइज 1 का उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम आए हुए हैं जो अब तक देखिएगा तो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपको यह लगेगा कि बताइए यही किताब से आता है, और यहाँ पर बहुत तरह से किताब लोग पढ़ के जाते हैं और नहीं आता है। और आपको एक बात और हम बता दें, देखिए जैक ना, इस जैक की हम बात कर ले, स्पेशल जैक, तो ये किताब जो है जैक की तरफ से ऑथराइज होता है। और जैक जो एग्जाम लेता है ना, वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से या जेसीईआरटी जो आप कह लीजिए इसी से लेता है। तो इसके किताब को यदि आप पढ़ लीजिएगा, देखिए अभी ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा जो आप अनुभव कीजिएगा कि आपका जेटेट में आया हुआ था, लेकिन आप में से बहुत लोग नहीं भी बनाए होंगे और इसी कारण 2-4 अंक के कारण छटे भी होंगे, ठीक है। लेकिन आप आज जब यह देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि टेक्स्ट बुक पढ़ने का क्या फायदा होता है। तो हम सिर्फ आपके लिए टेक्स्ट बुक पर आधारित इस सारे प्रश्न को लेकर के आते हैं। तो आप सभी अभी तक यदि नहीं जुड़ पाए हैं, अभी तक यदि कहीं डार्क में रह करके कोचिंग कर रहे हैं, संस्था को ज्वाइन किए हैं, तो आप आज ही इस कोचिंग को ज्वाइन करें और यहाँ पर आप जुड़ जाएं, जिससे आपका यहाँ पर बेड़ा पार हो सके और अच्छे मार्क्स आप ला सके। चाहे वो सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा है, चाहे वो जेटेट परीक्षा है, तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा कोर्स है और बहुत ही अच्छे नोट्स और पीडीएफ आपको दिए जा रहे हैं। तो आप सभी अवश्य जुड़ जाएंगे अभी फ़ोन करके। तो देखिए पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? भारत, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो देखिए भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। ये आपका 4 बार प्रश्न आपके यहाँ पर झारखंड राज्य में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला है, इनमें कौन संविधान की सूची में शामिल होता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या सभी? तो देखिए भारत की संविधान में जो होता है कौन शामिल होता है, तो भारत के संविधान की सूची में इन तीनों को शामिल किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों को शामिल किया गया है, ठीक है। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची जो होता है उस पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो संघ सूची पर जो कानून बनाता है वो आपका किसका होता है? केंद्र सरकार का द्वारा होता है। केंद्र सरकार जो होता है वो संघ सूची पर कानून बनाता है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो राज्य सूची पर जो कानून बनाता है वो होती है आपकी राज्य की सरकार,
जिसको हम लोग कहते हैं राज्य सरकार, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्नों को आप देखिएगा, सब प्रश्न आपको यहाँ पर आया हुआ ही है। ठीक ना, सब प्रश्न आया हुआ है, आप एग्जाम में देते होंगे तब। समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? संघ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों। ठीक है, तो समवर्ती सूची यहाँ पर सम है, मिक्सअप चलता है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। अगला है, समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद हो जाए, तो याद रखिए समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद हो तो अंतिम निर्णय किसका होगा? अंतिम निर्णय किसका होगा? यदि लगता है कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, लेकिन दोनों के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मतभेद हो जाए, तो अंतिम निर्णय किसका मान्य होता है? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों का, या कोई नहीं? ठीक है, तो अंतिम निर्णय जो होता है वो आपका केंद्र सरकार का ही मान्य होता है, न कि राज्य सरकार का होता है। ठीक है, शिक्षा किस सूची का विषय है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी आप देखे होंगे जेटेट में भी आया हुआ था। ठीक है, जेटेट में भी आया हुआ था, लोग नहीं भी मार पाए थे। ठीक है, तो शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या कोई नहीं? ठीक है, तो शिक्षा जो है यहाँ पर किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? स्वास्थ्य जो है किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या कोई नहीं? ठीक है, देखिए जेएसएससी में, झारखंड में जो अभी एग्जाम हुआ जेएसएससी ना, उसमें आप देखिएगा तो 3 बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, कई बार जीके के जीएस के अंतर्गत 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या कोई नहीं? ठीक है, तो स्वास्थ्य जो होता है वो समवर्ती सूची का विषय है, इस पर केंद्र और राज्य जो है दोनों ही कानून बना सकती है। अगला है, पर्यावरण किस सूची का विषय है? पर्यावरण किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या कोई नहीं? ठीक है, तो पर्यावरण जो है वो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। अब हम आपको बता दें, आप देखिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़िएगा। काहे? तो हम आपको बता दें वीडियो के अंत में आपको यहाँ पर ट्रिक का भरमार हम देंगे। केंद्र सूची पर कानून कौन कौन बना सकता है, राज्य सूची में कौन कौन विषय आता है, समवर्ती सूची में कौन कौन विषय आता है, मौलिक अधिकार का नाम याद रखने का ट्रिक, ये सारा चीज हम आपको लास्ट में देंगे। और वहां पर यदि आप देख लेंगे तो आज के बाद इस पर कौन विषय किस में जाएगा, शिक्षा किस में जाएगा, वन किस में जाएगा, पर्यावरण किस में जाएगा, इनकम टैक्स किस में जाएगा, रेलगाड़ी किस में जाएगा, डाक सेवा किस में जाएगा, इस सारे प्रश्नों का जवाब आपको वहां से एक ही बार में कर लीजिएगा। तो हम आपको ट्रिक भी देने वाला है, तो सिर्फ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, और लास्ट वीडियो जहां करेगा वहां तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां ट्रिक का आपको बौछार चलने वाला है। ठीक है, देखिए अगला लिखा हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तीनों ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकार कानून बनाती है, और जिस पर दोनों सरकार कानून बनाती है वो समवर्ती सूची का विषय होता है। ठीक है, देखिए भूमि, कृषि, पुलिस किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या कोई नहीं? देखिए भूमि है, कृषि है, पुलिस है, ये सभी विषय जो है राज्य सरकार के जिम्मे में आता है। किस में आता है? राज्य सरकार के जिम्मे में आता है। और जो विषय राज्य सरकार के जिम्मे में आता है तो उसको हम लोग राज्य सूची के अंतर्गत डालते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत डालते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा, राज्य सूची। ठीक है, सुरक्षा, वित्त, संचार किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए जो केंद्र स्तर का होता है, सुरक्षा केंद्र स्तर का चीज है, वित्त विभाग केंद्र स्तर का चीज है, संचार केंद्र स्तर का चीज है। तो जो केंद्र स्तर की चीजें होती है, जो केंद्र स्तर की विषय सभी होती है, उसको हम लोग जो है यहाँ पर संघ सूची के अंतर्गत रखते हैं। केंद्र सरकार की जो विषय होती है उसको हम लोग संघ सूची पर, जो बड़े पैमाने पर, जो बड़े हिस्से पर कार्य करते हैं उसको हम लोग संघ सूची में डालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या कोई नहीं? तो देखिए केंद्र स्तर पर जो होता है आपको राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये जो है आपका प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो देखिए मंत्रिपरिषद जो होता है वो मंत्रियों का गठन होता है और उसका जो अध्यक्ष होता है वो आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रधानमंत्री ना। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ठीक है, देखिए मंत्रिपरिषद जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी है, ये प्रश्न 1001 बार आपके एग्जाम में पूछा गया, एक दो बार नहीं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? सर्वाधिक बार अब तक का पूछा हुआ प्रश्न है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं, जो मंत्रिपरिषद गठन होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, देखिए अगला है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो हम लोग कहते हैं उसके न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो किसके तरफ से होती है? राष्ट्रपति की तरफ से किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? राष्ट्रपति की तरफ से किया जाता है। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला है उच्चतम न्यायालय या जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। कौन उनके न्यायाधीश को हटा सकते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाभियोग के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनका हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, उपराष्ट्रपति को नहीं है। यहाँ पर उनके हटाने का जो प्रस्ताव है वो आपका महाभियोग यानी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को संविधान की कहा जाता है। मौलिक अधिकार को संविधान की क्या कहा जाता है? भाई, बहन, अंतरात्मा या कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरात्मा कहा जाता है। ठीक है, अगला है संविधान के भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। संविधान के भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या कोई नहीं। देखिए संविधान के भाग जो 3 है, ठीक है, उसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किसका उल्लेख है? ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक निवारण या कोई नहीं। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है उसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है 12 से लेकर के 35 तक। प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? जब मौलिक अधिकार बना था शुरुआत, तो उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? ये भी प्रश्न आपको हम बता दे रहे 1001 बार आ गया है। तो ये राजनीति शास्त्र या कह लीजिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 5, 6, 7 या 8। तो प्रारंभ में कितने थे मौलिक अधिकार? जब शुरू बार बना था तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? अभी वर्तमान, अभी की बात यदि कहा जाए तो कितने मौलिक अधिकार हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 हो गई है। और ये भी प्रश्न 1001 बार राजनीति शास्त्र के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये आप देख रहे हैं तो क्लास 8 का एक्सरसाइज 1 में ही आपको सारा प्रश्न मिल रहा है। सारा जब एक्सरसाइज 8 को आप एक्सरसाइज 1 देखिएगा तो आपको सब चीज़ कुछ इसमें मिला हुआ है। ठीक है, देखिए अगला है मूल अधिकार में मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? जैसे मौलिक अधिकार कितने थे? तभी आपको पता था 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। तो आखिर एक हटा है, इसमें से एक माइनस हुआ है। तो कौन सा अधिकार है जिसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। यानी संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से अब हटा दिया गया है। तो यही एक अधिकार को हटा दिया गया आपको। अगला है प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो शुरू बार था वो प्रारंभ में 10 था। कितना था? 10 था। ठीक है, इसका राइट आंसर 10 होगा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 9,
10, 11 या 12, ठीक है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो आपका 11 एक बढ़ा दिया गया है, जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसमें क्या गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना अहम कर्तव्य है गार्जियन का। तो ये 11वीं सूची में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये किस में जोड़ा गया है? 11वीं में ना। चलिए अगला देखिएगा। अगला 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया, ठीक है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य था कौन, जो आपका यहाँ पर जोड़ दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा, तो 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। अब देखिए 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया है, तो 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य हो गया उसमें जोड़ा क्या गया है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करना, संपत्ति रखना, पर्यावरण की रक्षा करना या कोई नहीं, ठीक है। तो कोई नहीं तो खत्म हो जाएगा, पर्यावरण की रक्षा करना भी नहीं है, संपत्ति रखना भी नहीं है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों का यहाँ पर कोई अवलोकन नहीं था, लेकिन जब से सर्व शिक्षा अभियान है तब से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया। तो यह किस में है, तो देखिए 21 क में है, किस में 21 का, लेकिन बहुत जगह 21 ही देता है तो आप 21 भी मार सकते हैं, लेकिन 21 का रहेगा तो आपको 21 का करना है। अगला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 46वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 या 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो अभी आपको बताए थे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध किया जाना है। यह किससे है, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संशोधित किया गया है। और उसके बाद जो है यहाँ सभी बच्चों को क्या होता है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी माता पिता अभिभावक शिक्षकगण को बच्चों को ला करके विद्यालय में पढ़ाई करवाना मकसद होता है, ठीक है। तो 6 से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तरफ से होगा, ठीक है। चलिए अगला है शिक्षा का अधिकार विधेयक को कब पारित किया गया? शिक्षा का अधिकार विधेयक को कब पारित किया गया? 4 अगस्त 2009, 10 अगस्त 2010 और 15 अगस्त 2011 या 20 अगस्त 2012, ठीक है। तो देखिए शिक्षा का अधिकार विधेयक को 4 अगस्त 2009 ईस्वी को क्या किया गया, पारित किया गया, ठीक है। लेकिन इससे लागू जो है यहाँ पर बाद में किया गया 2010 में, लेकिन यहाँ पर जो घोषणा किया गया था, विधेयक पारित किया गया था, वो था 4 अगस्त 2009 ईस्वी को। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया कब से? 1 अप्रैल 2008 से, 1 अप्रैल 2009 से, 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2011 से, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया कब से? तो देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया ना। और उसके पहले जो है यहाँ पर 2009 में क्या किया गया, उसमें विचार किया गया और करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो सी हो गया। अगला है, अगला आपको हो जाएगा यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर सारे जब आप एनसीईआरटी का नोट्स बना लेते हैं तो हम आपको बता देते हैं एग्जाम में छटने का कोई बात ही नहीं उठता है, कभी भी नहीं सोचिएगा छटने का। 100% आपको स्कोर यहाँ से मिलेगा। तो यदि आप किताब पढ़ लेते हैं तो आपको नोट्स खरीदने की जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं, नोट्स बनाने हैं, तो आप हमारे यहाँ से परचेज कर लीजिए। नोट्स बनाने की कोई जरूरत पड़ेगी, आपको बना बनाया हुआ मिलेगा, बहुत ही किफ़ायती दामों पर आपको मिल रहा है। इसलिए आप लोग जुड़ने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला यहाँ पर शिक्षा का अधिकार विधेयक, शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? तो यहाँ पर है 1 अप्रैल 2010, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए मूल कर्तव्य को किस भाग में जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य को किस भाग में जोड़ा गया? भाग 3 में, भाग 3 का, भाग 4 या भाग 4 का, ठीक है। तो मौलिक अधिकार हो गया या मूल अधिकार, और ये मूल कर्तव्य हो गया। तो मूल कर्तव्य को किस में जोड़ा गया है? तो देखिए इसको भाग 4 क में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है? भाग 4 क में जोड़ा गया है। ये भी प्रश्न जो है 501 बार आपके एग्जाम में पूछा ही है, मैंने बहुत ही MVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है किस संशोधन के तहत? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम या कोई नहीं, ठीक है। तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो इसमें देखिए आपको आ जाता है यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 की तरफ से, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को यहाँ पर जोड़ा गया है
अब देखिएगा यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म का निरादन करना, धर्म का लगाव नहीं रखना, धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना, धर्म के प्रति आस्था नहीं करना। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता यानी धर्म के प्रति क्या होना चाहिए, निरपेक्ष भाव को हम लोग कहेंगे धर्मनिरपेक्षता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। अगला है वैसे अधिकार, अगला क्या है, वैसे अधिकार। ठीक है, मूल कर्तव्य हो गया धर्मनिरपेक्ष। वैसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव कर्तव्य या मानव धर्मशीलता। तो वैसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो जन्म से प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं मानव अधिकार के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे, मानव अधिकार के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि जन्म से हमको प्राप्त होता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर, 10 नवंबर, 10 अक्टूबर या 10 अप्रैल। ठीक है, तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, 1992 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1994 ईस्वी या 1995 ईस्वी। तो मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो देखिए इसका राइट आंसर 1993। अब देखेंगे यहाँ पर समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति, पंजाब सिंह रिपोर्ट, गिरिनाथ सिंह कमेटी या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए स्वर्ण सिंह जयंती समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। किसका, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। अगला प्रश्न है, देखिए मौलिक अधिकार को नाम याद रखने का ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं, तो प्रारंभ में 7 हैं, लेकिन अभी कितने हैं, 6 हैं। उन 6 मौलिक अधिकार का नाम क्या क्या है उसको याद रखने का ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक बनाया गया है, समस्त शोध जो है वो संस्कृति के उपचार में है। एकदम सही बात है कि जितनी भी शोध होती है संस्कृति वो किसकी होती है, तो समस्त शोध जो होता है वो संस्कृति के उपचार में होता है। किसमें होता है, संस्कृति के उपचार में। तो देखिए समस्त, यहाँ सम का मतलब देखिए समानता का अधिकार। ठीक है, और सत का मतलब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, और शोध में शो से मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ध का मतलब है सांस्कृतिक एवं धार्मिक, धर्म का मतलब है यहाँ पर धार्मिक। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति का मतलब सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है, और उपचार का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो यही 6 यहाँ पर आपके बनेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लिए 6 के 6 आपको मिल गया। तो देखिएगा यहाँ पर सम का मतलब समता का अधिकार, सत का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, शो का मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें ध का मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का मतलब सांस्कृतिक संबंधी अधिकार, और उपचार का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यही नाम है, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। सारे नाम को आप याद यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि सारा नोट्स हम आपको दे रहे हैं वो भी बहुत ही कम दामों पर, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, ठीक है, और रिजल्ट भी अपना खराब कर लेते हैं सोचते सोचते। ठीक है, तो संघ सूची में आने वाला विषय का नाम याद रखने का ट्रिक है। संघ सूची में कौन कौन विषय आता है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग भी याद रख लीजिएगा कि संघ सूची में क्या क्या आएगा। तो देखिए इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक देखिए हम आप लोगों के लिए ही बना दिए हैं। क्या बनाए हैं देखिएगा आप यहाँ पर, यूं रमा बेबी आज रेडा संग गई, यूं रमा बेबी आज रेडा संग गई। ठीक है, यू में मतलब युद्ध, तो युद्ध ये सब किस में जाएगा, संघ सूची में जाएगा। र का मतलब देखिए रक्षा, रक्षा भी क्या है आपका संघ सूची का विषय है। माँ का मतलब है देखिए विदेशी मामले। ठीक है, बे का मतलब है बैंकिंग, और एक ब का मतलब क्या है, बीमा। बे का मतलब क्या है, बीमा। ठीक है, आ का मतलब है आयकर, ज का मतलब है जनगणना, रे का मतलब रेल, और डा का मतलब डाक। तो अब देखिए यहाँ पर, तो ये संघ सूची में कौन कौन विषय आता है आप देख लिए, आयकर है, जनगणना है, रेल है, डाक है, यानी केंद्र से जुड़ी हुई जितनी चीजें जाएगी वो सभी संघ सूची में जाएगा। किस में जाएगा, संघ सूची में। अब देखिए राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय का नाम याद रखने का ट्रिक, राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन विषय आता है। ठीक है, तो देखिए कृष न्याय पूजा, मतलब कोई कहता है ना कि न्याय की पूजा करो, तो उसी तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कृष न्याय से पूजे। कृष क्या करें, न्याय से पूजे ना राजनीति को। अब देखिए कृषि में यहाँ पर कृषि है कृषि, स से है सिंचाई, यानी कृषि या
सिंचाई। उसके बाद देखिए न्याय का मतलब न्याय है, पू का मतलब देखिए पुलिस है, और यहाँ पर जे का मतलब जेल ना। तो इस चीज को यहाँ पर दे दिया गया है कि आपका जो है राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय कौन कौन है ना। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय कौन कौन है, केंद्र सूची का हम दिखा दिए थे। चलिए आइए अब देखेंगे समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय का नाम याद रखने का ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक है श्री शिव जानकार है। श्री शिव क्या चीज है, जानकार है, सबको जानता है। तो श्री का मतलब देखिए श्रमिक संघ, श्रमिक संघ है, और एक शिव में एक सी से है शिक्षा, और व से है देखिए वन, क्या है शिक्षा वन और श्रमिक संघ, यही है ना, जानवर है, कारखाना है। इसे देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। देखिए संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे, 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं, 98। एकदम याद रखिएगा, जब संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे और वर्तमान में कितने हैं। ठीक है, तो संघ सूची में कितने विषय थे, 97 विषय थे, और वर्तमान में 98 हैं ना। अगला, संविधान लागू होने के समय प्रारंभ में राज्य सूची में 66 विषय थे। राज्य सूची में कितने विषय थे, 66 विषय, लेकिन पर्यावरण में कितना हो गया है, तो यहाँ पर 66 के सेंस में आ गया है। अगला, प्रारंभ में समवर्ती सूची के 47 विषय और वर्तमान में 52 विषय हो गया है। ठीक है, तो प्रारंभ में समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितना है समवर्ती सूची में, तो 52 विषय हो गया है। अगला, राज्य सूची में कितने विषय हैं, 96, 97, 98, 99 या 62। ठीक है, तो राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में जो है आपका यहाँ पर 62 विषय दिखा रहा है, 62 होगा। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 51, 52, 47 या 48। तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में जो है आपके 52 विषय है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हम आपको राजनीति शास्त्र क्लास 8 का एक्सरसाइज 1 का पूरा आप कवर अप कर दिए। अब हम आपको बता दें, यदि क्लास 6 का यदि आपको लेना होगा तो क्लास 6 का पॉलिटिकल का पूरा साइंस कंप्लीट हो गया है। तो आप यहाँ पर जुड़ करके सारे नोट्स को ले सकते हैं, सारे पीडीएफ को देख सकते हैं, सारे ट्रिक को देख सकते हैं, जिससे कि आपको दोबारा पछतावा नहीं हो। दोबारा पछतावा मतलब 1 साल, और 1 साल का मतलब होता है 16 से 20 हज़ार रुपया आपका यहाँ पर चूना लगने वाला है। इसलिए आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स ले लीजिएगा, खरीद लीजिएगा और संपर्क कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।